एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पाथ आईएएस। आज हम लोग अपने जो लेक्चर स्टार्ट किया था हमने इंडियन पॉलिटी का, हम लोगों ने उसका दूसरा लेक्चर आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। उसमें हमने वो कहा था कि हम लोग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी शासन के अंग देखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और वेरियस टाइप ऑफ शासन प्रणाली के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं। हमने पहला लेक्चर जो स्टार्ट किया था वो स्टेट, उसमें बताया था कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है। और ये हमारा इसी सीरीज़ में दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शासन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है और शासन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी सरकारी राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः तीन चुनौतियाँ होती हैं। कानून बनाने की चुनौती, और कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती, और तीसरा जो होता है वो व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकारों के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। किसी भी सरकारी राज्य व्यवस्था के सामने सिंपली तीन चुनौतियाँ होती हैं कि कानून कैसे बनाया जाए, इसकी चुनौती होती है। फिर कानून का जो संचालन कैसे किया जाए, उसकी चुनौती होती है। फिर व्यक्तियों के आपसी विवाद जो होते हैं, सरकार और व्यक्ति के जो विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए एक लीगल सिस्टम होता है, जुडिशल सिस्टम होता है, उसको संचालित करने की चुनौती होती है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन तीन मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन तीन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उससे ही शासन के अंग कहते हैं। अभी शासन के अंग कितने टाइप्स के होते हैं? ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका क्या होती है? कानून बनाने वाली संस्था, उससे ही विधायिका कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास संसद है, संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वही जो है कानून बनाते हैं, उसे विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। और जैसे हमारे वहाँ लोकसभा है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। अब कानून जो बनाए गए हैं उनके अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, उसे कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका क्या होती है? कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। मतलब जो कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसके अकॉर्डिंग जो विवाद होंगे उसके अकॉर्डिंग उन विवादों को सुलझाया जाएगा न्यायपालिका के थ्रू। अब हम ब्रीफली समझते हैं कि विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है। विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। राजतंत्रीय प्रणाली में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथ में होता है। अब जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है वहाँ पे यह कार्य किसके हाथ में होगा? राजा के हाथ में होगा। जैसे एंशिएंट पीरियड में देखते थे, जो एम्पायर होते थे उनमें जो पूरी शक्ति निहित होती थी, किसमें होती थी? राजा के पास से पूरी शक्तियाँ होती थी, उसे ही निर्णय लेने का अधिकार था। और राजा की इच्छाएं जो होती थीं उन्हें ही कानूनों का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्री शासन प्रणाली में क्या देखते हैं? धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था। अब हम जहाँ धर्मतंत्री शासन है वहाँ क्या देखते हैं? धार्मिक ग्रंथ जो हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ का कानून बना जाता है। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, वहाँ शरिया कानून चलता है। ठीक है, तो वहाँ सऊदी अरबिया में क्या देखते हैं? वहाँ भी शरिया कानून चलता है। तो क्या धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनको जो है सर्वोच्च मानते हैं। अपने वहाँ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो अपने वहाँ क्या है, हमारे वहाँ इंडिया में जो है डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो हमारे वहाँ संविधान को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। बट अगर हम सऊदी अरबिया, पाकिस्तान समथिंग देखते हैं, जितने भी मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनमें देखते हैं, वहाँ पे जो है धार्मिक ग्रंथों को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। और जो जिनके सर्वोच्च धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको ही अंतिम उनका व्याख्याकार माना जाता है। वही वहाँ के जो जस्टिस होते हैं वही होते हैं। अब यदि हम यूनान के प्राचीन नगर राज्यों को उदाहरण छोड़ दें तो आधुनिक काल के पूर्व, मतलब जो मेडिवल इंडिया है उसके पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीत से होता रहा है। जब हम राजा शासन देखते हैं तो धर्म को सर्वोच्च माना जाता था वहाँ पे, तो धर्म के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे कानून बनाए जाते थे। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। जब आधुनिक काल में देखते हैं तो आधुनिक काल में एक व्यवस्था चल पड़ी कि जो कानूनों का निर्माण होगा वो लोकतंत्र मतलब जनता की इच्छाओं के अनुसार होगा। स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों में कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए, क्योंकि इसके लिए वहाँ कुछ विशेष प्रथाएं प्रचलित हैं। अब हम जनता की जब इच्छाएं सीधे तौर पर जानेंगे तो इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी।
जैसे स्विट्जरलैंड में सबसे पहले क्या होता है, पहल यानी इनिशिएटिव। दूसरा होता है जनमत संग्रह रेफरेंडम, किंतु सामान्यतः जनसंख्या का क्षेत्रफल की अधिकता के कारण व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं होता। इसलिए हमारे वहाँ भी ये संभव नहीं हो पाता है कि हम जनता की इच्छाएं डायरेक्टली जान सकें। इसलिए हमारे वहाँ जो लोकतंत्र है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आगे हम समझते हैं, इसमें ये भी लिखा भी हुआ है। जो हमारे पास मटेरियल, जो दृष्टि आई का मटेरियल है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा ये जो मटेरियल इनका है, ये हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देता है, जिसको हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। अब जो हमने भी बात की थी कि जनसंख्या की अधिकता के कारण, क्षेत्रफल की अधिकता के कारण जनता की डायरेक्ट इच्छाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए क्या होता है हमारे वहाँ, क्या है, इसलिए आजकल अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, हम अपने एरिया का जो है विधायक चुन लेते हैं, संसद चुन लेते हैं। वो हमारी मांगों को संसद या वहाँ की विधानसभा में रखता है, उसे ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है, तथा सभी क्षेत्रों से चुनकर आए से प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं। इसलिए मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका आमतौर पर कितने सदनों में से मिलकर बनी है? 2 सदनों से मिलकर बनी है। पहला, जैसे भारत में पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, इसे लोकसभा कहते हैं। कानूनों के निर्माण में इसकी भूमिका जो होती है अहम होती है। दूसरा सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार संगठित होते हैं। संघात्मक ढांचे की सुरक्षित बनाए रखने के लिए दूसरा सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा की यही भूमिका है। जो हमारे वहाँ राज्यसभा है वो अमेरिका में सीनेट को अधिकार प्राप्त है। चूँकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है। इसके लिए इस सदन की उपस्थिति में से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीन ना ले। हम जब देखते हैं कोई कानून बनता है, सबसे पहले वो लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा से भी पारित होना होता है उसे। ये क्यों होता है कि ये एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हमारा जो स्टेट है वो यूनियंस, मतलब जो हमारा यूनियन है, जो हमारा स्टेट है, पूरा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों के संघ से बना है। तो उसको शक्तियाँ प्रोवाइड करने के लिए ये लाया गया है। दायित्व है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। वहाँ की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है। वहाँ की राजनीतिक प्रणाली क्या है? एकात्मक है। इसलिए वस्तुतः वहाँ दूसरे सदन की जरूरत नहीं पड़ती। जब वहाँ की प्रणाली जो है एकात्मक होगी तो दूसरे सदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु तब भी वहाँ लॉर्ड सभा मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में दूसरा सदन रखा गया है। हालांकि उसका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना होता है, तथा कुछ अतिविशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना है, न कि प्रांत या स्थानीय इकाइयों के अधिकारियों की रक्षा करना। जहाँ तक कि भारतीय विधायिका का प्रश्न है, यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। संघात्मक ढांचे पर आधारित है तो यहाँ पे दोनों सभाएं होंगी, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है। केंद्रीय विधायिका क्या है? केंद्रीय विधायिका या उसको हम संसद पार्लियामेंट कहेंगे, क्या है वो? द्विसदनीय है, मतलब उसमें 2 सदन होते हैं। कैसे होते हैं 2 सदन? कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। प्रचलित भाषा में इसके 2 सदनों में से लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं है, निचला सदन या उच्च सदन का। राज्यसभा का गठन कुछ इस हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है, और कुछ हद तक ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनीय हैं। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। हम जो राज्य और प्रांत देखते हैं उसमें जो विधायिकाएं हैं वो क्या है? एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब वहाँ विधानसभा है। कुछ राज्यों में जैसे यूपी में हम क्या देखते हैं, वहाँ विधान परिषद भी है। जो बड़े जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, वहाँ विधान परिषद का भी प्रावधान है। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष में जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करता है। हमने अभी क्या बताया कि जब कोई भी बिल पारित होता है, कोई विधेयक को पारित करना होता है, तो उसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। जब कोई भी लॉ ला जाएगा वो लोकसभा में ला जाता है,
सबसे पहले वो लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा से पारित होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से वो पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या सहमति के तहत वो बिल जो है बिल वो पारित हो जाता है, वो बिल एक विधेयक बन जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव क्या है? शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है या कानूनों को लागू करता है। हम क्या देखते हैं, हमारी विधायिका जो कानून बना रही है उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? कार्यपालिका, इसलिए उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। प्राचीन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका में कोई भेद नहीं था। उदाहरण के तौर पर देखते हैं राजतंत्र यानी मोनार्की में राजा विधायिका का प्रमुख भी होता था और कार्यपालिका का भी प्रमुख होता था। मतलब कानून भी बनाता था, कानून को संचालन भी राजा ही करता था मोनार्की में, हम ये देखते हैं। इसी प्रकार धर्मतंत्र मतलब थियोक्रेसी में धर्म का प्रमुख ही दोनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आधुनिक काल में जैसे जैसे लोकतंत्र व संविधानवाद का विकास हुआ, कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगे। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं, जो नीचे बने चित्र में हम देखकर समझ सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कार्यपालिका दो विभागों में डिवाइड की गई है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका में हम क्या 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 देखते हैं? अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, फिर देखते हैं संसदीय कार्यपालिका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, फिर देखते हैं दोहरी कार्यपालिका डुअल एग्जीक्यूटिव, फिर देखते हैं बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव। और राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है उसको समझते हैं। कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है ये, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक कार्यपालिका है। या अमेरिका में राष्ट्रपति, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, राजनीतिक कार्यपालिका का। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है? वे उच्च अधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र के अंग होते हैं, जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता। अधिकारी तंत्र मतलब ब्यूरोक्रेसी से IAS IPS, जो उदाहरण के लिए भारत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है। यहाँ जनता एक निर्वाचक गण मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है वो हमारे वहाँ लागू नहीं होती, वो अमेरिका ऐसे राज्यों में देखने को मिलती है। हमारे वहाँ जो है संसदीय कार्यपालिका है, और यह प्रणाली संसदीय कार्यपालिका हम देखते हैं, यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे राज्यों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले इसके समूहों के सदस्यों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। अब क्या देखते हैं, हमारे वहाँ संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाता है, और उसके सदस्य उसी पार्टी के सदस्य क्या होते हैं? मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। दोहरी कार्यपालिका क्या होती है देखते हैं। यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे राज्यों में दिखाई पड़ती है, जो फ्रांस जैसे देशों में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। अब यहाँ क्या होता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित कर दी जाती हैं, जो फ्रांस में देखने के में मिलती है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है। अब यहाँ क्या होगा? दोहरी कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के अनुसार होगा, जबकि प्रधानमंत्री का चयन जो होगा ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान होता है। ठीक है। बहुल कार्यपालिका देखते हैं, इसमें क्या होता है? यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसका एग्जाम्पल हमें स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत राज्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियाँ रखते हैं। उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाम मात्र होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बहुल कार्यपालिका में क्या होता है? जो सदस्य होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के, उनकी शक्तियाँ बराबर होती हैं, और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति परिवर्तित होती रहती है। जो 7 सदस्य होते हैं उसमें से ही प्रमुख की नियुक्ति होती रहती है, वो परिवर्तित होते रहते हैं हर वर्ष।
अब हम देखते हैं, जहाँ तक कि भारतीय कार्यपालिका का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, फॉर्मल हेड होता है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। राजनीतिक कार्यपालिका में के अलावा भारत में स्थायी कार्यपालिका के रूप में एक सख्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं, और भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसे केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी। राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवाएं भी कार्य करती हैं। अब हम न्यायपालिका देखते हैं। न्यायपालिका क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं। शासन का तीसरा अंग क्या होता है? जुडिशरी होता है, न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। वे व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून या निर्णय कानून कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। दायित्व है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं तथा उनके लिए बाद के किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों के आधार बनाना जरूरी होता है। न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होती हैं? देखते हैं। न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती हैं कि शासन का स्वरूप कैसा है। एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका क्या होती है? वो कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है, किंतु क्योंकि ब्रिटेन का एग्जाम्पल क्यों यहाँ पर दिया गया? क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है, किंतु संघात्मक यानी फेडरल प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समाधान करने के लिए शक्तियाँ दी जाती हैं कि वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दें कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावना के क्या हैं? विरुद्ध हैं। जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये कोई कानून बनाया जाता है और वो अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो संविधान क्या कहता है? ये कानून संविधान की ये कानून जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके विरुद्ध है। इसलिए इस कानून को जो है जीरो यानी शून्य घोषित किया जाता है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान का सटीक निर्वचन करने का उत्तरदायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। मतलब ये जो संविधान का निर्वचन, मतलब संविधान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसमें जो भी लोग उसमें वर्किंग होंगे, उसकी शक्तियाँ उनको नियुक्त करने की शक्तियाँ किसके पास होंगी? वो न्यायपालिका के पास होंगी। पुनः जिन देशों में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं, वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक भी होती है। हमारे वहाँ जो संविधान है वह मूल अधिकारों का संरक्षण देता है, इसलिए न्यायपालिका जो है क्या? मूल अधिकारों का संरक्षक होती है। और न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशल रिव्यू आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तथा यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का विवाद बहुत रोचक है। हम लोग इसको ब्रीफली इसके बाद डिस्कस करेंगे कि मतलब जुडिशल रिव्यू क्या होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या होता है। इसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, ऐसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे अमेरिका था भारत में। भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक हो, न्यायपालिका के स्तर पर क्या होता है? एकात्मक हो जाता है। नज़दीक है, हम कह भी नहीं सकते हैं कि एकात्मक है, बट उसके नज़दीक दिखाई पड़ता है। विधायिका और कार्यपालिका पे क्या है? वो फेडरल हो जाता है हमारे वहाँ का कानून, राज्य व्यवस्था जो है।
बड़ा हम न्यायपालिका के स्तर पर देखते हैं तो एकात्मक व्यवस्था के नज़दीक दिखाई पड़ता है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं नहीं हैं। क्योंकि हमारे वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है। राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और जो राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पर तो संविधान के निर्वचन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफ़ी क्या है, शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार उससे पहले से भी प्राप्त था, जब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी और शक्ति बढ़ा ली है। अब कानून के विभिन्न प्रकार हम देखते हैं कि कानून के कितने प्रकार हैं। जब हम कानून के प्रकारों में देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं पॉजिटिव लॉ, यानी सकारात्मक लॉ क्या है, विधि क्या है। प्राकृतिक या नैसर्गिक लॉ क्या है, नेचुरल लॉ क्या है। लोक विधि क्या है, कॉमन लॉ क्या है। ईश्वरीय विधि मतलब डिवाइन लॉ क्या है। सकारात्मक लॉ देखते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव लॉ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तियों के एक निश्चित समूह द्वारा बनाया जाने वाला कानून। उदाहरण के तौर पर क्या है, हम समझ सकते हैं वर्तमान में अधिकांश लोकतंत्रों में संसद द्वारा कानून बनाया जाना सकारात्मक विधि का ही प्रमाण है। ब्रिटेन जैसे देशों में सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ को ही सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए वहाँ न्यायपालिका की शक्तियाँ संसद की तुलना में क्या हैं, अत्यंत सीमित होती हैं। और नेचुरल लॉ क्या होता है, इसको देखते हैं। और वे कानून जो स्वयं प्रकृति ने निर्मित किए हैं। इस कानून का प्रयोग आमतौर पर उन देशों में होता है जहाँ संविधान की सर्वोच्चता या न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत लागू होते हैं। जैसे हमारे वहाँ इंडिया में, हमारे वहाँ कौन सा लॉ लागू होगा, नेचुरल लॉ, नैसर्गिक लॉ। इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रकृति द्वारा बनाए गए कानून या नागरिकों के मूल अधिकारों या नैतिक औचित्य के खिलाफ होता है तो न्यायालय उसे क्या करता है, निरस्त कर देता है। अब मान लो संसद ने कोई कानून बना दिया, वो नागरिकों के मूल अधिकारों या नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो संविधान तो हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को क्या होगा, निरस्त कर देगा। उदाहरण के लिए कोई संसद व्यक्ति के सांस लेने के अधिकार को सीमित करना चाहे तो क्या होगा, ये प्राकृतिक लॉ जो नहीं, नेचुरल लॉ का उल्लंघन ही तो होगा। अब हम अगर सांस ही नहीं ले पाएंगे तो वो डेमोक्रेसी किस बात की। जब सांस लेने के अधिकार को सीमित कर देंगे तो वहाँ पे नेचुरल लॉ भी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तब क्या हो गया, न्यायालय इस विधेयक को, इस कानून को क्या करेगा, वो शून्य घोषित कर देगा, उसे निरस्त कर देगा, क्योंकि प्रकृति ने सभी प्राणियों को सांस लेने की शक्ति और सुविधा प्रदान की है। इसी प्रकार संसद सदस्य पूर्ण बहुमत से अपने कार्यकाल को स्थायी बनाना चाहें तो भी सर्वोच्च न्यायालय इसे अवैध घोषित कर देगी। एग्जाम्पल दैट हमारे वहाँ जो संसद का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। कोई पार्टी अगर बहुमत में आ जाती है और वो क्या कहती है कि हम ऐसा कानून बना देंगे कि इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, उस कानून को अवैध घोषित कर देगा, क्योंकि यह नागरिकों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार के क्या है, खिलाफ है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसी सिद्धांत के आधार पर संसद द्वारा निर्मित विधियों का पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू करते हैं। अब देखते हैं कॉमन लॉ क्या होता है। इसका अर्थ उन कानूनों से जो लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपराओं को ही कानून का रूप देने से निर्मित हुए हैं। जिन क्षेत्रों में संविधान मौन होता है वहाँ आमतौर पर लोक विधि का ही सहारा ले जाता है। जैसे हम अगर ट्राइबल एरियाज देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसे कॉमन लॉ चलते हैं, जो ट्राइबल्स लॉ होते हैं, वहाँ पे संविधान जो होता है मौन की स्थिति में होता है। परंपरावादी देशों में लोक विधि का अधिक महत्व होता है। परंपरावादी देश जो होते हैं उनमें लोक विधि का महत्व ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में आज भी लोक विधि को क्या होता है, अधिक महत्व दिया जाता है। विशेषता वहाँ का कंजर्वेटिव दल इन विधियों के क्या होता है, पक्ष में रहता है। और डिवाइन लॉ मतलब ईश्वरीय लॉ क्या होता है, इसका संबंध जो है थियोक्रेसी से है, मतलब धर्मतंत्र पर आधारित शासन प्रणालियों के देशों से होता है। जिन देशों में धर्मतंत्र शासन है वहाँ पे डिवाइन लॉ यूज़ होता है। जहाँ किसी धार्मिक ग्रंथ को जो होते हैं संविधान की मान्यता दी जाती है, ऐसे देशों में ईश्वर के कथनों को ही कानून माना जाता है और उन्हें धर्म ग्रंथों के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर धार्मिक संगठन या चर्च के प्रमुख लोग ही होते हैं। उन्हें अधिकार होता है कि जहाँ धार्मिक ग्रंथ मौन हो वहाँ वे धर्म की मूल धारणाओं के अनुसार जो है उचित व्याख्या दें। अब भारत की व्यवस्था क्या है उसको देखते हैं। उपरोक्त विधियों के समन्वय से निर्मित हुई है। भारत की व्यवस्था जो है वो जितनी विधियाँ ऊपर हमने बताई हैं लॉ की, उनके समन्वय से निर्मित हुई है। कोई एक हम नहीं कह सकते हैं कि यही विधि है। यह मूलतः सकारात्मक लॉ मतलब पॉजिटिव लॉ के सिद्धांत पर आधारित है कि संसद को कानून बनाने तथा संविधान को संशोधित करने की शक्ति जो है हासिल है।
कोई संसद अगर कानून बनाती है तो उसको संविधान द्वारा संशोधित करने की शक्ति भी संसद में निहित होती है, किंतु न्यायपालिका क्या करती है, उसे जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति देकर या प्राकृतिक विधि के तत्व को भी शामिल कर देती है। अब क्या होता है, कोई कानून बनाया जाता है, अब उस कानून में संशोधन किया जाता है तो जो न्यायपालिका है वो उस जो संशोधन है उसका न्यायिक पुनरीक्षण करेगी, मतलब जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो जब ये शक्ति संसद के पास आएगी, न्यायपालिका के पास आएगी, तो यहाँ पे नेचर लॉ का भी तत्व शामिल हो जाएगा। भारत की जो लीगल सिस्टम है उसमें जिन क्षेत्रों में संसद ने विशेष कानून न बनाया हो या न्यायपालिका ने विशिष्ट निर्णय ना दिया हो, वहाँ भारतीय विधि व्यवस्था लोक विधियों को ही महत्व देती है। एग्जाम्पल द ट्राइबल एरियाज में जो कानून है वहाँ पे जो भारतीय विधि जो है लोक विधियों को महत्व देगी, इसलिए। और ईश्वरीय विधि को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ईश्वरीय विधि को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए डिवाइन लॉ को हमारे वहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है। तब भी धर्म विशेष के आंतरिक धार्मिक मामलों में जो है धार्मिक विधियों को उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है। जैसे हमारे वहाँ बहुत से कानून जो हैं, जैसे हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब बनाए गए हैं। तो धर्म के अनुसार उनकी सीमाओं, उनकी धार्मिक विधियों की सीमाओं तक उन्हें स्वीकार किया गया, उसके आगे उन्हें स्वीकार नहीं किया। जहाँ पे जब देखेंगे कि धार्मिक रिलीजियस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग। जहाँ तक कि नागरिकों के मूल अधिकारों या कानून अधिकारों का उल्लंघन ना करती हो। हाँ, ये जो बात है यहाँ पे समझने वाली है कि तब भी भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म विशेष के आंतरिक धार्मिक मामलों में धार्मिक विधियों को उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है जहाँ तक कि नागरिकों के मूल अधिकारों या कानूनी अधिकारों, लीगल राइट्स का उल्लंघन ना करती हो। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक तरफ उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तरफ उसके रिलीजियस लॉ हैं। तो उनमें जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी, ना कि रिलीजियस लॉ को दी जाएगी। और प्राकृतिक न्याय की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर जस्टिस। न्यायपालिका को संपूर्णता में समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है। हम न्यायपालिका को तभी समझ पाएंगे जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर जस्टिस समझ पाएंगे। यह आजकल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? प्राचीन और मध्यकाल में राजा का न्याय कैसा था? वो निरंकुश होता था। निरंकुश किस्म का होता था। उससे यह सिद्ध नहीं करना होता था कि न्याय की प्रक्रिया जो है ऑब्जेक्टिव और पारदर्शी है। राजा को ये कुछ नहीं प्रूफ करना होता था। आधुनिक काल में क्या है, व्यक्ति का महत्व बढ़ गया है, ना कि राजा का महत्व। अब क्या है, तो अब न्याय प्रणाली काफ़ी पारदर्शी हो गई है। पहले राजा पारदर्शी नहीं, ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता था राजा का लॉ। अब क्या है, अब न्यायपालिका ट्रांसपेरेंट हो गई है। इस पारदर्शिता की अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय मतलब नेचर जस्टिस के सिद्धांत में होती है। प्राकृतिक न्याय एक गतिशील अवधारणा है, यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, अर्थात इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित ना होकर समय के साथ क्या है, बदलता रहता है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं। अभियुक्त एक्यूज्ड को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। मतलब कोई अपराधी है तो उसको निर्णय लेने से पहले, न्यायपालिका के निर्णय लेने से पहले उसको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे निर्णय देना होता है। न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों, आदर्शों और पूर्वाग्रहों से तटस्थ रहना चाहिए। यानी न्यायाधीश जो निर्णय प्रक्रिया अपनाएगा उसमें अपने व्यक्तिगत विचार नहीं शामिल करने होंगे, ना अपने आदर्शों को, ना कोई पूर्वाग्रहों को उसमें शामिल करना होगा। उनसे दूर रह के न्याय के निर्णय की प्रक्रिया को करना होगा। निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं बताया जाना चाहिए, बल्कि वे कारण भी स्पष्ट किए जाना चाहिए जिन्होंने न्यायाधीश को इस निर्णय तक पहुंचाया है। जब कोई निर्णय सुना जाता है तो उसका एक पूरा पैराग्राफ, मतलब उसको एक रिटन नोट में डिक्लेयर किया जाता है कि वो किन आधारों पर निर्णय दिया गया है। ये न्यायाधीश को डिक्लेयर करना होता है, ये बताना होता है। किसी भी न्याय व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
हम बहुत सी मूवीज़ में देखते हैं कि पुलिस ने अपने खिलाफ जो है पुलिस ने क्या किया है, मारपीट के उस जो व्यक्ति है उसको अपने खिलाफ राजी कर लिया है कि तुम अपने खिलाफ जो है अपने खिलाफ जो है गवाही दोगे। बट ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में उसको नहीं माना जाता है। कोर्ट ने डायरेक्टली निर्देश दे दिए हैं कि जो व्यक्ति अपने खिलाफ ही गवाही देगा उसको कोर्ट नहीं मानेगा, उसको एडमिसिबल नहीं करेगा, क्योंकि वो जोर ज़बरदस्ती से भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसे प्रेरित किया जा सकता है, इसलिए कोर्ट इसको नहीं मानता है। भारतीय न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार किया है और वह इस सिद्धांत पर कार्य भी करती है, क्योंकि इसका मूल सिद्धांत न्यायपालिका का क्या है कि 1000 अपराधी भले ही छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए जो है अपराधी को अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, चाहे उसका कृत्य कितना भी घृणित क्यों ना हो। उसे सिद्ध करने के लिए कई गवाह घृणित क्यों कितना भी घृणित हो, चाहे उसे सिद्ध करने कितने भी गवाह मौजूद हैं, तब भी उसे जो है अपना पक्ष रखने के लिए टाइम मिलेगा। न्यायपालिका उसे अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देगी। इससे न्याय मिलने में थोड़ी देरी भले हो जाए, बट राज्य का खर्चा भी बढ़ जाएगा, बट प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सही तरीके से लागू होगा। एग्जाम्पल दैट समझते हैं कि मुंबई में जो बम धमाका हुआ था उसमें कसाब के ऊपर जो केस चला था वो क्या था, अत्यंत खर्चीला था और उसमें समय भी बहुत लगा था। पर यह मुकदमा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि भारत की राज्य व्यवस्था जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह प्रतिबद्धता से स्वीकार करती है। उसमें उसको अपना पक्ष रखने के लिए टाइम दिया गया था, इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि वो तो एक्यूज था, उसको फांसी दे देनी चाहिए थी। बट भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो उसका कानून है नेचर जस्टिस का, उसको साबित करने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। अदर कंट्रीज़ देखेंगी तो उनको पता चलेगा कि इंडिया का लॉ क्या है, इंडिया का जस्टिस क्या है। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के हत्यारों को अदालत द्वारा अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था। वो भी इस बात को जस्टिफाई करता है कि भारत की न्यायपालिका ने जो है जस्टिस यानी नेचर जस्टिस को पूरी तरह स्वीकार किया हुआ है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा देखते हैं। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियतावाद यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। इसका अर्थ उस स्थिति से है जब न्यायपालिका क्या करती है, आगे बढ़ चढ़कर काम करती है तथा विधायिका और कार्यपालिका के निश्चित किए गए कार्यों में भी दखल देने लगती है। जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देने लगेगी तो उसे क्या कहेंगे, न्यायिक सक्रियतावाद कहेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में पिछले 20-30 वर्षों में न्यायिक सक्रियता के वाद के बहुत से मामले देखने को मिले हैं। जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने कई अभूतपूर्व निर्णय दिए हैं। अनुच्छेद 21 की मौलिक व्याख्याएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा आजकल बहुत न्यायाधीश पर्यावरण रक्षा के मुद्दे पर कई क्रांतिकारी महत्व के निर्णय दे रहे हैं। ऐसी न्यायपीठों को आजकल हरित पीठें मतलब ग्रीन बेंचेस कहा जाने लगा है। बहुत से न्यायाधीश जो हैं वो पर्यावरण के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसी पीठों को क्या कहा जाने लगा है आजकल, ग्रीन बेंचेस कहा जाने लगा है। जनहित याचिकाओं में जो PIL होता है, जनहित याचिका जो होती है PIL में सार्वजनिक महत्व के विषय, श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी एवं आदर्श कार्यदशाएं के विषय, पुलिस उत्पीड़न, महिला अत्याचार के विषय, पर्यावरण प्रदूषण आदि संबंधित विषयों पर संज्ञान ले जाता है। जनहित याचिका गरीबी, लाचारी एवं सामाजिक आर्थिक निःशक्तताओं से ग्रसित व्यक्तियों को निःशुल्क न्यायालय की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, किंतु हाल के दिनों में PIL के दुरुपयोग में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई। जैसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनहित से न जुड़ा होना, गलत इरादे से दायर किया जाना। अब क्या होता है, लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी PIL दायर करते हैं, तो PIL का मतलब ये नहीं होता है। PIL जनहित याचिका होती है, मगर बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए PIL दायर कर देते हैं, तो PIL का ये दुरुपयोग ही तो माना गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इसे रोकने के लिए कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि अवैध PIL को प्रोत्साहित तथा विषेतर कारणों वाले PIL को हतोत्साहित किया जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड भी लिया है, बहुत जल्द इसके ऊपर कानून भी बनने वाला है। शासन के तीनों अंगों में संबंध हम देखते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और
न्याय कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहीं कहीं ये तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हम मानते हैं, मोनार्की यानी राजतंत्र में क्या देखते हैं, राजा, विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। यह लक्षण किसी राज्य व्यवस्था के पारंपरिक एवं गैर लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है। अब जहाँ भी मोनार्की सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप होगा, थियोक्रेसी होगा, वो क्या होगा, वहाँ का राज्य व्यवस्था, वहाँ की राज्य व्यवस्था क्या होगी, पारंपरिक होगी यानी ट्रेडिशनल होगी, और गैर लोकतांत्रिक यानी नॉन डेमोक्रेटिक होगी। कुछ देशों में विधायिका और कार्यपालिका में नज़दीक का संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका इनसे क्या होती है, अलग होती है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली वाले देशों में दिखाई पड़ती है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है, जबकि न्यायपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। अब ऐसे देश कौन से हैं, भारत और ब्रिटेन है। हमारे वहाँ क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका अलग अलग हैं, अंग ही होती हैं। कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो होती है उत्तरदायी होती है, मगर न्यायपालिका इन दोनों से अलग होती है, एक पृथक रूप होता है। उसको न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसे जुडिशल एक्टिविज्म का अधिकार भी प्राप्त है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों में भी दखल दे सकती है। हमारे वहाँ की न्यायपालिका भारत और ब्रिटेन में आमतौर पर ऐसे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। अमेरिका ऐसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहाँ तीनों अंग जो हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए वहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत लागू होता है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता अलग तरीके से करती है। कैसे करती है, अलग तरीके से करती है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जो है जनता अलग अलग तरीके से करती है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों का जो है चयन अलग अलग तरीके से करती है। अब न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है, किंतु इसके लिए उसे सीनेट के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है। न्यायपालिका के पदाधिकारी का चयन जो राष्ट्रपति जरूर करता है अमेरिका में, वहाँ जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर लागू है, बट उसके लिए उसे सीनेट का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार शासन के तीनों अंग क्या हैं, एक दूसरे की शक्तियों को मर्यादित करते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कहते हैं। हमने सुना होगा चेक एंड बैलेंस क्या है। चेक एंड बैलेंस यही है अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर में, जब हम देखते हैं कि जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों क्या है, एक दूसरे की शक्तियों को मर्यादित करते हैं। इसे ही चेक एंड बैलेंस का नियम कहा जाता है। यहाँ तक कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है, ना पूरी तरह इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनती है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को जो है अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि ऊपर सीमाएं आरोपित की ना जा सकें। अब भारत की संसद के ऊपर सीमाएं आरोपित की सकती हैं, ब्रिटिश संसद में नहीं की सकती हैं, कि वहाँ संसद जो है संसद को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, न्यायपालिका से भी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, तो उसे क्या कर सकती है, खारिज भी कर सकती है उस कानून को। यह विशिष्ट संबंध भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रख के क्या था, बनाया था, और अभी तक का अनुभव सिद्ध करता है कि उनका दृष्टिकोण जो था वो उचित था। जो हमारे बहुत से संसद के सदस्य थे उस टाइम पे, जब हमारे वहाँ संविधान बनाया जा रहा था, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, BR अम्बेडकर, सभी लोगों ने जो संविधान को बनाया, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया, उस संविधान भारत की जो बेसिक आवश्यकताएं थी उनको ध्यान में रख के हमारे वहाँ संविधान निर्माताओं ने संविधान को निर्मित किया। तो अभी तक का जो हमने अनुभव देखा संविधान का और संसद का, विधायिका का, तो हमें इस चीज़ का अनुभव होता है कि जो हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका दृष्टिकोण जो है सही था, वो उचित था। आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि
टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। और वेरियस टाइप ऑफ शासन देखेंगे, गवर्नमेंट कैसी होती है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपके रिलेशंस में या आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, उन्हें इस चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए, उन्हें इस वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए, जिससे वो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और हमारे साथ जुड़ सकें, हमें सपोर्ट कर सकें। आशा करते हैं कि हम आपके लिए इससे भी बेटर वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे, और इससे बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।